भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सन 1951-52 से 2024-25 तक भारत में 18 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। आज के इस वीडियो में विगत 18 संसदीय निर्वाचनों से संबंधित कुछ तथ्यों जैसे निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सदस्य हेतु निर्धारित योग्यता, जमानत राशि, मताधिकार, निर्वाचन में खर्च की सीमा, ईवीएम का प्रयोग और आचार संहिता जैसे विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं निर्वाचन प्रणाली के बारे में। भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनेक सदस्य प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं, इसमें मतदाता द्वारा केवल एक उम्मीदवार को मत दिया जाता है और सबसे ज्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। इस प्रणाली में कुल मतदाताओं के मत के आधे से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें बहुमत से कम मत पाने वाला उम्मीदवार भी विजयी हो जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत में संविधान के अनुच्छेद 324 में की गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभाओं, पुदुचेरी, दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचन संपन्न कराने का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों, नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। इस समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही 18वें लोकसभा के चुनाव को सकुशल संपन्न कराया है। चयन समिति के लिए संभावितों का प्रस्ताव सर्च कमेटी द्वारा किया जाता है। सर्च कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री करते हैं तथा जिसमें भारत सरकार में सचिव स्तर के 2 अधिकारी सदस्य होते हैं। सर्च कमेटी 5 व्यक्तियों का पैनल चयन समिति को भेजती है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष की आयु तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो भी पहले होता है। निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित समस्त निर्णय लेने के लिए सर्वाधिकार रखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा कदाचार स्थापित होने पर ही समय से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करना, निर्वाचन की व्यवस्था करना, राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना और परिणाम घोषित करना आदि होता है। लोकसभा सदस्य के उम्मीदवार के लिए संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इसमें उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उम्मीदवार का नाम भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए, उम्मीदवार को लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार दिवालिया नहीं होना चाहिए, संसद की किसी विधि के अंतर्गत उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। उम्मीदवार के लिए कुछ अयोग्यताएं भी निर्धारित हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या इससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। सजा पूरी होने के बाद भी 6 वर्ष तक वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि जेल में बंद कोई व्यक्ति मतदान के लिए अयोग्य है, अर्थात वह मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2009 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार जो जमानत राशि की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। लोकसभा के सामान्य उम्मीदवार को नामांकन करते समय ₹25,000, लोकसभा के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नामांकन करते समय ₹12,500, विधानसभा या विधान परिषद के सामान्य उम्मीदवार को नामांकन करते समय ₹10,000 और विधानसभा या विधान परिषद के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नामांकन करते समय ₹5,000 की जमानत राशि जमा की जाती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 158(4) के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचन में पड़े कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर यदि चर्चा की जाए तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा निर्धारित होती है। वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों का आधार 2001 की जनगणना है। वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 2026 के बाद पहली जनगणना के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्यों का निर्वाचन 543 निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में की गई है। भारत का ऐसा नागरिक जिसने किसी नियम अधिनियम द्वारा निश्चित की गई तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए योग्य होता है। यह आयु पहले 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान दिखाकर मतदान करना होता है। नौकरी करने वालों के लिए जो मतदान केंद्र से दूर हैं, उन्हें मत देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे डाक मतपत्र। नौकरी करने वाले व्यक्ति डाक सेवा से अपना मत भेज सकते हैं। संसद के 22 सितंबर 2003 से लागू निर्वाचन अधिनियम 2003 में व्यवस्था की गई है कि सेना में नौकरी करने वाले मतदाता चुनाव में प्रॉक्सी मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सैन्यकर्मी मतदाता को अपना प्रतिनिधि मतदाता चुनकर इसके विषय में निर्धारित प्रपत्र भरकर अधिकृत चुनाव अधिकारी को सूचित करते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो शिक्षा और रोजगार के कारण विदेश में रह रहे हैं तथा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और यदि उन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं की है तो वे भारत में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। जनवरी 2015 में सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि ऐसे मतदाता डाक मतपत्र से अपना मतदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट, यह व्यवस्था नौकरी करने वाले व्यक्तियों जिसमें सैन्यकर्मी भी सम्मिलित हैं उनके लिए है। सन 2016 में पहली बार पुदुचेरी की नेल्ली थोपे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद सन 2017 में वहां की सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। पहले आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व भी था। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा अनुच्छेद 334B के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 स्थानों पर मनोनयन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। आइए अब चर्चा करते हैं नोटा के बारे में। नोटा नन ऑफ द एबव अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका अधिकार मतदाताओं को दिया गया है। अर्थात यदि मतदाता को चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह ईवीएम में नोटा का बटन दबा सकता है। इस व्यवस्था के लिए 27 सितंबर 2013 को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में निर्वाचन आयोग को निर्देश प्रदान किए गए थे। नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2013 में विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में किया गया था। सन 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। आइए अब चर्चा करते हैं लोकसभा उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन में जो खर्च किया जाता है उसकी सीमा के बारे में। 6 जनवरी 2022 को सरकार ने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी द्वारा खर्च करने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अब लोकसभा के लिए 95 लाख, विधानसभा के लिए 40 लाख, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के लिए लोकसभा निर्वाचन हेतु खर्च सीमा 75 लाख, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में विधानसभा निर्वाचन हेतु खर्च सीमा 28 लाख निर्धारित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को चुनाव का हिसाब चुनाव समाप्त होने के 45 दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होता है। आइए अब चर्चा करते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्ष 1989 में संशोधन कर दिया गया। इसमें धारा 61A जोड़ दी गई। यह संशोधन 15 मार्च 1989 से लागू हो गया। इसके अंतर्गत मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। गोवा ऐसा प्रथम राज्य है जहां पूरे राज्य में विधानसभा के चुनाव में जून 1999 में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन अर्थात ईवीएम प्रयोग की गई। 14वीं लोकसभा के 2004 में हुए चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों का प्रयोग किया गया। निर्वाचन के लिए एक आचार संहिता बनाई जाती है। निर्वाचन की तिथियों और उनका कार्यक्रम घोषित हो जाने के उपरांत यह आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार द्वारा ऐसी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की जाती है जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर प्रभाव पड़े। राजनीतिक दल जाति धर्म आदि को लेकर ऐसा कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं जिससे शांति भंग हो।
मतदाता को रिश्वत देना, मतदाता को धमकाना, मतदाता को जबरन किसी का वोट देने के लिए ले जाना आदि भ्रष्ट तरीकों को नहीं अपनाया जा सकता है। मतदान के दिन मतदान के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। रोड शो, लाउडस्पीकर का प्रयोग, चुनाव सभाएं, रैली, पोस्टर आदि का प्रयोग प्रशासन की अनुमति से ही किया जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले समाप्त करना अनिवार्य होता है। यदि 2 से अधिक उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और विजयी उम्मीदवार को किसी कारण से विधिवत अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं किया जाता है, वहां पर पुनः चुनाव कराया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी संसदीय निर्वाचनों से संबंधित जिसके बारे में आज चर्चा की गई। इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को समाप्त करते हैं और पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।